हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर ऑनलाइन एग्जाम 2023 के साइंस के पेपर को पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, जो पेपर हमने 12 जनवरी 2023 को सीटेट का ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, उसका सेकंड पेपर साइंस का हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने इससे पहले के पेपर्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको सारे पेपर्स मिल जाएंगे। साथ ही यदि आप लोगों ने 2021-2022 के पेपर्स भी नहीं देखे हैं, वो भी देखना चाहते हैं, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वो पेपर भी आपको सारे के सारे वहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक पौधे के रूपांतरित तने का युग्म है? ए नंबर 1 अदरक हल्दी, 2 आलू शकरकंद, 3 गाजर सलगम, 4 सलगम शकरकंद। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अदरक हल्दी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, कौन से ईंधन ज्वाला सहित जलते हैं? नंबर 1 वे जो ठोस हैं और जिनका ऊष्मीयमान अधिक है, 2 वे जो वाष्पशील हैं या जिनमें वाष्पीय पदार्थ है, 3 वे जो द्रव हैं और जिनका ऊष्मीयमान अधिक है, 4 वे जिनमें कार्बन एवं हाइड्रोजन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वे जो वाष्पशील हैं या जिनमें वाष्पशील पदार्थ हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन विषाणु रोगों का युग्म है? नंबर 1 क्षय रोग खसरा, 2 खसरा टाइफाइड, 3 पोलियो हेपेटाइटिस ए, 4 खसरा हैजा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पोलियो हेपेटाइटिस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, स्तंभ 1 में दिए गए प्रक्रम को स्तंभ 2 में दी गई उसकी व्याख्या से सुमेलित कीजिए। ए है ओटाई, तो ए का हो जाएगा हमारा कपास के बीजों से रेशे अलग करना, पहले का ए का तीसरा हो जाएगा कताई का हो जाएगा चौथा रेशों से धागे बनाना, और सी है बुनाई, बुनाई का हो जाएगा एक धागे से कपड़े का एक टुकड़ा बनाना, और दूसरा है डी नंबर है बिनाई, तो बिनाई का हो जाएगा धागों के 2 समुच्चयों का साथ व्यवस्थित करके कपड़ा बुनना। तो ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक घन चुंबक की को लंबाई में बराबर 3 भागों और चौड़ाई में बराबर 9 टुकड़ों में काटा गया। नए टुकड़ों की ध्रुवी मूल चुंबक की ध्रुव शक्ति की तुलना में क्या है? नंबर 1 प्रत्येक नए टुकड़े की ध्रुव शक्ति मूल चुंबक की ध्रुव शक्ति के समान है। दूसरा है प्रत्येक नए टुकड़े की ध्रुव शक्ति मूल चुंबक की ध्रुव शक्ति का 1/9वां भाग है। तीसरा है नए टुकड़ों की ध्रुव शक्ति उस क्षेत्र पर निर्भर करती है जहाँ से वे काटे गए थे। चौथा है प्रत्येक नए टुकड़े की ध्रुव शक्ति मूल चुंबक की ध्रुव शक्ति का 1/3 है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रत्येक नए टुकड़े की ध्रुव शक्ति मूल चुंबक की ध्रुव शक्ति का 1/3 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दो ग्लासों में जल का समान आयतन है और दोनों में 35 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर हैं। दोनों ग्लासों को एक बड़े जार में खाली किया गया। स्थानांतरण के तुरंत बाद आप जार में जल के तापमान के विषय में क्या कह सकते हैं? मान लीजिए कि स्थानांतरण के दौरान दोनों ग्लासों में जल का तापमान स्थिर है। नंबर 1 70 डिग्री सेल्सियस होगा, 2 35 डिग्री सेल्सियस और 70 डिग्री सेल्सियस के बीच कहीं होगा। तीसरा है 27 डिग्री सेल्सियस होगा, चौथा है 35 डिग्री सेल्सियस होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 35 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। भारत में फसलों में विविधता के बावजूद फसलों के 2 बड़े प्रतिमान ज्ञात हो सकते हैं। जो फसलें जून के आसपास बोई जाती हैं और सितंबर एवं अक्टूबर के महीने में काटी जाती हैं, वे डैश फसलें कहलाती हैं। इन फसलों के 2 उदाहरण हैं 2 डैश और -3। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर पहला है खरीफ गेहूँ सरसों, दूसरा है रबी सोयाबीन मूंगफली, तीसरा खरीफ भुट्टा सोयाबीन, चौथा है रबी धान भुट्टा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। भारत में जो फसलें जून के आसपास बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर के महीनों में के दौरान काटी जाती हैं, तो वो रबी की फसलें कहलाती हैं फ्रेंड्स। और इन फसलों के 2 उदाहरण हैं सोयाबीन और मूंगफली। ठीक है,
फ्रेंड्स फसलों से रिलेटेड मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, उसमें सारी फसलों के विषय में आपको डिटेल में समझाया गया। रबी खरीफ जितनी भी फसलें होती हैं, जायद की फसलें वगैरह, सारी वीडियो में आपको एक बार में सारी की सारी समझ में आ जाएंगी। तो आप लोग वो वीडियो भी आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित सारणी पढ़िए। यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई इन महीनों के अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान दिए हुए हैं। तो उपरोक्त आंकड़े निम्नलिखित में से किस शहर के हो सकते हैं? ए बीकानेर, बी दूसरा शिमला है, तीसरा है कन्याकुमारी, चौथा है नई दिल्ली। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 कन्याकुमारी। यहाँ पर जो तापमान यहाँ पर दिया हुआ है ये कन्याकुमारी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है सोडियम का भंडारण जल में किया जाता है। ए वाला जो है वो गलत है। कारण आर है सोडियम तीव्रता से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। आर वाला सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए असत्य है किंतु आर सत्य है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। लकड़ी का एक गुटका मेज पर विरामावस्था में है। निम्नलिखित में से कौन से बल उस पर कार्य कर रहे हैं? नंबर 1 केवल गुरुत्वाकर्षण बल, 2 गुरुत्वाकर्षण बल एवं सामान्य बल, 3 गुरुत्वाकर्षण बल, सामान्य बल और स्थैतिक घर्षण, चौथा है गुरुत्वाकर्षण बल, सामान्य बल और फिसलन बल। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 गुरुत्वाकर्षण बल एवं सामान्य बल। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है शाकाहारियों की तुलना में बाघ जैसे मांसाहारियों में कहीं लंबी छोटी आंत होती है। ए वाला कथन हमारा गलत है। कारण आर है सेलुलोज की अपेक्षा मांस को पचाना अधिक कठिन है। कारण आर भी गलत है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानें। नंबर 1 है अम्ल स्वाद में कड़वे होते हैं, 2 है अम्लों के पीएच का मान 7 से निम्न है, तीसरा है अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, चौथा है अम्ल हल्दी के साथ एक रक्तान भूरा रंग उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर सही वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अम्लों के पीएच का मान 7 से निम्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अम्लों का जो पीएच मान है वो 7 से निम्न होता है और क्षार का जो मान होता है वो होता है 7 से अधिक, और 7 का जो होता है वो 7 पीएच मान जो होता है वो होता है उदासीन। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान कर लीजिए। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु सही विकल्प चुनिए। हमारे शरीर में सशक्त अस्थियों और दांतों के निर्माण के लिए नंबर 1 डैश एक अत्यावश्यक खनिज है। हम एक बढ़ते हुए जोखिम डैश 2 की ओर हैं। यदि हमें यह पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हुआ, इस खनिज का एक समृद्ध स्रोत डैश 3 है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन बढ़ने हैं हमें। पहला है आयरन रतौंधी मसूर, दूसरा है आयरन स्कर्वी मक्खन, तीसरा है कैल्शियम अस्थि सुस्थिरता डेयरी उत्पाद और चौथा है मैग्नीशियम सुखंडी चीनी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कैल्शियम अस्थि सुस्थिरता डेयरी उत्पाद। हमारे शरीर में सशक्त अस्थियों और दांतों के निर्माण के लिए कैल्शियम एक अत्यावश्यक खनिज है। हम एक बढ़ते हुए जोखिम अस्थि सुस्थिरता की ओर है यदि हमें यह पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हुआ। इस खनिज का जो एक समृद्ध स्रोत है वो है डेयरी उत्पाद, यानी कि दूध, दही, पनीर आदि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सतह से जल के वाष्पन की दर में वृद्धि करेगी? नंबर 1 आर्द्रता में वृद्धि, 2 वायु गति में वृद्धि, 3 तापमान में कमी, D4 सतही क्षेत्रफल में कमी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वायु गति में कमी वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से सही कथनों को पहचानिए। नंबर ए है लोहे का संक्षारण एक रासायनिक एवं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। कथन ए हमारा सही है। कथन बी है बर्फ का पिघलना एक रासायनिक एवं उत्क्रमणीय परिवर्तन है। बी वाला गलत है। सी है कांच के टुकड़े को कई टुकड़ों में तोड़ना एक भौतिक एवं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। सी वाला सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ए और सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। नल से भरे सामान्य जल के एक बड़े कांच के पात्र में जब एक नींबू को डाला गया तब वह नीचे डूब गया। निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं इस नींबू के दौरान नींबू के तैरने में सहायता करेंगी? नंबर ए है पात्र में और अधिक
जल को डालना, ये वाला गलत है। बी है पात्र के जल में लवण डालना, बी वाला सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 केवल बी। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन। समतल दर्पण के समक्ष एक लकड़ी के खड़े होने के स्थान एवं उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 13 मीटर है। वह दर्पण की ओर 3 मीटर पास जाती है। उसके प्रतिबिंब और उसके बीच की दूरी अब है। फ्रेंड्स, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पर इसको ऐसे सॉल्व नहीं करवा सकती, तो इसका मैं राइट आंसर आपको बता दे रही हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 7 मीटर। यहाँ पर राइट आंसर आपका 7 मीटर आएगा। आप इसको सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है कॉपर का एक तार विद्युत का सुचालक है, ए वाला सही है। कारण आर है ऊष्मा के सभी सुचालक विद्युत के सुचालक हैं, कारण आर गलत है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु शब्दों के सही समुच्चय को पहचानिए। नर युग्मक नंबर डैश और मादा युग्मक डैश 2 संलयन डैश ऑप्शन 3 बनाता है, जो पुनरावृत्त विभाजित होकर कोशिकाओं की एक गेंद गुच्छा उत्पन्न करता है। कोशिकाएं शरीर के ऊतकों एवं अंगों में विकसित होना प्रारंभ करती हैं। यह विकसित होती संरचना 4 है। तो पहला है अंडाणु, शुक्राणु, भ्रूण, गर्भाशय। दूसरा है शुक्राणु, अंडाणु, भ्रूण, गर्भाशय। तीसरा है अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, भ्रूण। चौथा है शुक्राणु, अंडाणु, युग्मनज, भ्रूण। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 मिनट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 शुक्राणु, अंडाणु, युग्मनज, भ्रूण। नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु का संलयन युग्मनज बनाता है, जो पुनरावृत्त विभाजित होकर कोशिकाओं की एक गेंद गुच्छा उत्पन्न करता है। कोशिकाएं शरीर के भीतर एवं अंगों में विकसित होना प्रारंभ करते हैं। विकसित होती संरचना भ्रूण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। जैव मंडल नियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है उनकी कोई निश्चित परिधि सीमाएं नहीं है। दूसरा, इन क्षेत्रों में पर्यटन की अनुमति नहीं है। तीसरा, इन क्षेत्रों का उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण है। चौथा, ये एक बड़े क्षेत्र में फैली हुई हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा उनकी कोई निश्चित परिधि सीमाएं नहीं हैं। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन। कक्षा 6 में बल का संप्रत्यय प्रस्तुत करने की निम्नलिखित में से क्या एक सर्वाधिक उपयुक्त योजना है। पहला है बल को एक मात्रा के रूप में परिभाषित कीजिए जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों हों। दूसरा है बल एवं त्वरण के मध्य संबंध को समझाइए। तीसरा, दर्शाइए कि प्रतिक्रिया की समान एवं उल्टी प्रतिक्रिया होती है। चौथा है विद्यार्थियों को विभिन्न धक्का एवं खींच क्रियाकलापों में व्यस्त रखिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विद्यार्थियों को विभिन्न धक्का एवं खींच क्रियाकलापों में व्यस्त रखिए। क्वेश्चन नंबर 22 है विज्ञान को कृत्रिम विज्ञान से अलग करने के लिए असत्यता अंतिम कसौटी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त कथन के तत्व का सार है। पहला है वैज्ञानिक सिद्धांत वे अंतिम सत्य हैं जिन्हें गलत साबित नहीं किया जा सकता। दूसरा है विज्ञान एक प्रक्रिया के साथ साथ एक उत्पाद भी है। तीसरा है वैज्ञानिक सिद्धांतों की असत्यता की जांच की जा सकती है। और चौथा है विज्ञान असत्य विश्वासों को प्रोत्साहित नहीं करता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वैज्ञानिक सिद्धांतों की असत्यता की जांच की जा सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। विज्ञान के शिक्षण में प्रयोगशाला के क्रियाकलाप कौन से अति महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। नंबर 1 है वे विद्यार्थियों के लिए अधिगम को प्रक्रिया को आनंददायी बनाते हैं। दूसरा है वे विद्यार्थियों के ऊंचे अंक प्राप्त करने और चिंता दूर करने की अनुमति देते हैं। तीसरा है वे विद्यार्थियों की सैद्धांतिक संप्रत्ययों की प्रयोगशाला कार्य से संबद्ध बनाने में सहायता करते हैं। और चौथा है वे विद्यार्थियों को अनुशासन बनाए रखने के मान का शिक्षण करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वे विद्यार्थियों की सैद्धांतिक संप्रत्ययों की प्रयोगशाला कार्य से संबंध बनाने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन। वैज्ञानिक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है यह किसी दी गई समस्या के संभावित उत्तर का एक सूचनाप्रद एवं प्रमाण आधारित अनुमान है। दूसरा है यह किसी प्राकृतिक परिघटना की एक अपेक्षाकृत स्थायी व्याख्या है। तीसरा है यह एक कथन है जिसे पुनरावृत्त अवलोकनों द्वारा स्थापित किया गया है। चौथा है यह एक आरंभिक विचार है जिसमें प्रमाण इकट्ठे होने पर नियम बनने की क्षमता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2
यह किसी प्राकृतिक परिघटना की एक अपेक्षाकृत स्थायी व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से जल की दी गई मात्रा में चीनी की दी गई मात्रा घोलने पर तापमान के प्रभाव का समय लेने की खोज करवाना चाहती है। उन्होंने विभिन्न स्थितियों में अन्य कारकों को स्थिर रखकर रुचि के कारक को परिवर्तनशील कर आधार बनाकर एक प्रयोग सेटअप करने के लिए उन्हें मार्गदर्शन दिया। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु सेटअप किए गए प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? पहला है एक नियंत्रित परिवर्ती चर के रूप में तापमान का चयन। दूसरा है चीनी की मात्रा एक निर्भर परिवर्ती होगी। तीसरा है जल की मात्रा एक निर्भर परिवर्ती होगी। और चौथा है चीनी को घुलने के लिए लिया गया समय एक निर्भर परिवर्ती होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चीनी को घुलने के लिए लिया गया समय एक निर्भर परिवर्ती होगा। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से खुला अंत आकलन पद पहचानिए। पहला है मानव नेत्र की संरचना की व्याख्या कीजिए। 2 मानव नेत्र में प्रतिबिंब निर्माण की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। तीसरा है किन्हीं 3 पदों को समझाइए जिनमें मानव नेत्र की कैमरे से साम्यता है। चौथा है क्या होता है यदि मानव नेत्र में द्विनेत्री दृष्टि नहीं होती? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्या होता है यदि मानव नेत्र में द्विनेत्री दृष्टि नहीं होती। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन। एक शिक्षक ने अपनी प्रारंभिक कक्षाओं में परमाणु की संरचना की तुलना सौरमंडल से की, जिससे विद्यार्थी पूर्व में ही भली भांति परिचित हैं। उन्होंने विशालकाय केंद्रक की सूर्य से और इलेक्ट्रॉनों की ग्रहों से तुलना की। शिक्षक कौन सी शिक्षा शास्त्रीय युक्ति का उपयोग कर रहे हैं? नंबर 1 आभासी प्रयोग, 2 चिंतन प्रयोग, 3 तर्क वितर्क, 4 तुल्य रूपता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 तुल्य रूपता का। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन। विज्ञान के विद्यार्थियों में उनकी ईमानदारी के मूल्य को परखने का निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त सूचक कौन सा है? नंबर 1 है अवरोधों के बावजूद समूह के क्रियाकलापों में उत्साहपूर्वक सहयोग करना। दूसरा है अप्रत्याशित परिणामों के बावजूद असल प्रायोगिक आंकड़े दिखाना। तीसरा है शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सक्रियता से उत्तर देना। चौथा है प्रयोगशाला में उपकरण एवं सामग्री का कार्यकुशलता से प्रयोग करना। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 अप्रत्याशित परिणामों के बावजूद असल प्रायोगिक आंकड़े दिखाना। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन। विज्ञान पाठचर्या की ऐतिहासिक वैधता को सुनिश्चित करने की आवश्यकता के समर्थन में निम्नलिखित में से सभी तर्क दिए जा सकते हैं सिवाय नंबर 1 विज्ञान की विकासशील और गतिशील प्रकृति की सराहना करने में सहायक होना। 2 सामाजिक कारकों से विज्ञान अछूता है, यह सराहना करने में सहायक होना। तीसरा है विज्ञान एक मानव संसाधन उद्यम है, यह पहचान करने में सहायक होना। और चौथा है विज्ञान विभिन्न संस्कृतियों से लाभान्वित हुआ है, यह पहचानने में सहायक होना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा सामाजिक कारकों से विज्ञान अछूता है, यह सराहना करने में सहायक होना। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान के शिक्षकों द्वारा निम्नलिखित में से क्या एक वांछित शिक्षण अधिगम प्रथा नहीं है? नंबर 1 है तकनीकी पद और परिभाषाएं प्रस्तुत करने से पूर्व संप्रत्ययों समझ के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना। दूसरा है इस बात पर बल देना कि वैज्ञानिक पक्षों का दैनिक जीवन में भी समान अर्थ है। तीसरा है किसी संप्रत्यय को समझाने के लिए शहरी, ग्रामीण और जनजातीय संदर्भों के उदाहरणों का उल्लेख करना। चौथा है विद्यार्थियों की संप्रत्ययी गलतफहमियों पर ध्यान देना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इस बात पर बल देना कि वैज्ञानिक पक्षों का दैनिक जीवन में भी समान अर्थ है। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।